रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इससे पहले जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था, और अभी हम पढ़ेंगे हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ब्लड के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं एक एक हम पढ़ेंगे इसमें, जिसके ऑब्जेक्टिव्स में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बताए गए हैं, जिसमें एनीमिया और हॉजकिन, नॉन हॉजकिन, सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारे जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बहुत सारे डिजीज़ बताए गए हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो डिज़ीज़ है वो है एनीमिया। तो एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ऑल एज। मतलब ये सबसे ज़्यादा जो कॉज होने वाली डिज़ीज़ है ब्लड की वो है एनीमिया, ठीक है। और हर एज के बंदे को ये डिज़ीज़ होती है, ठीक है। मतलब हर एज के बंदे को हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आपके रेड ब्लड सेल्स का जो तादाद है वो कम हो जाता है, तादाद में वो कम हो जाते हैं, जिसके अंदर जो हीमोग्लोबिन, जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं, तो हीमोग्लोबिन की तादाद कम हो जाती है एनीमिया में, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन की तादाद कम हो जाती है तो हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, मतलब वो ऑक्सीजन लेके जाएंगे, ठीक है। तो जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है तो वो ऑक्सीजन नहीं लेके जाएंगे। जब ऑक्सीजन नहीं लेके जाएंगे तो आगे आपका ब्लड नहीं जाएगा। इसी तरीके से जब आपके ब्लड में ये कमी आ जाए हीमोग्लोबिन की, या ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी उसमें बाकी ना रहे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनीमिया। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ नॉर्मल काउंट्स हैं जो कि पिछले स्लाइड में मैंने बताए थे, और इसमें भी आप ये देख सकते हैं, जो कि याद होने चाहिए एमसीक्यूज़ के हवाले से भी, और वैसे भी याद बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक नर्स को, एक डॉक्टर को ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। जिसमें आरबीसी काउंट कितना है मेल का 4.7 टू 6.1 मिलियन, फ़ीमेल में 4.2 टू 5.4 मिलियन, ठीक है। कुछ इधर उधर हो सकते हैं, कुछ में 4.5 टू 5 लिखा होगा, कुछ में 5 टू 0.55 लिखा होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये मतलब इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो एवरेज वैल्यू होगी वो आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह हीमोग्लोबिन की भी आप देख सकते हैं और हेमाटोक्रेट की वैल्यू भी आप देख सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं और वैसे भी बंदे को याद होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कार्पस्कुलर एंडाइसिस। कार्पस्कुलर एंडाइसिस क्या है? दैट अलाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरेज साइज एंड हेमोग्लोबिन कंटेंट इन इंडिविजुअल एरिथ्रोसाइट्स टू बी डिटरमाइंड। मतलब आपके ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन है, कितना उसका साइज़ होगा, कितनी जो है वो उसकी कैसी उसकी शेप होगी, ठीक है। ये आपका कार्पस्कुलर एंडाइसिस जो है वो तय करता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें आती हैं, जिसमें मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम आता है जिसको हम MCV कहते हैं, मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन आता है MCH कहते हैं, और मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन वॉल्यूम आता है जिसको हम MCHC कहते हैं, या कंसंट्रेशन आता है, सॉरी। अच्छा, MCV, MCHC, ठीक है। इसके नॉर्मल वैल्यूज़ पता होने चाहिए। MCV की वैल्यू है 80 टू 100, MCH की है 27 टू 31, MCHC की वैल्यू है 32 टू 36, ठीक है। ये तीनों की वैल्यू बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल वगैरह की जो वैल्यूज़ है वो भी याद होनी चाहिए। अच्छा, अब एनीमिया को हम क्लासिफाई करते हैं दो तरीक़ों से। एक तो उसके कॉज के बुनियाद पर क्लासिफाई करते हैं, मतलब किस वजह से हो रही है एनीमिया, और दूसरा अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड सेल्स, और दूसरा हम रेड सेल्स को के शक्ल को, उसके मॉर्फोलॉजी को देख के क्लासिफाई करते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से। सबसे पहले तो हम कॉज के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हम कॉज के हवाले से या कॉज को देख के उसको क्लासिफाई करते हैं। कॉज उसके क्या क्या हो सकते हैं एनीमिया के, कि एनी डिकेड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होगी या बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जो नॉर्मल है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एनीमिया में हम कहते हैं कि कम प्रोड्यूस होगी। अच्छा, दूसरा क्या होगा कि ब्लड लॉस एनीमिया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी से, किसी भी बीमारी
की वजह से या किसी भी चोट की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। या फिर आपके जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल्स है, जिसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं। हीमोलाइसिस का मतलब कि जब आपके रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा टूटने लग जाए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होने लग जाए, ठीक है, इसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं। तो जब ऐसा होता है कि सेल्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाते हैं, ऐसे सिचुएशन को हम हीमोलाइसिस कहते हैं और इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकती है। अच्छा जी, अब मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में आप क्या देखते हो कि किस तरीके से जो है वो मतलब हो रही है एनीमिया शक्ल के लिहाज से। दिस इज़ द मोस्ट यूज़फुल क्लासिफिकेशन एंड मोस्टली एनीमियाज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस। मतलब ज़्यादातर हम इस चीज़ को देख के एनीमिया का बताते हैं कि एनीमिया है या नहीं। इसमें सबसे पहले आप क्या देखते हो, माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक मतलब कि साइज़ जो है सेल का, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल है उसका साइज़ बहुत कम हो रहा है। 80 जो हमने MCV की वैल्यू पढ़ी 80 to 100 तक, ठीक है, तो मतलब उसमें 80 से भी कम आ रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, MCV जो है वो 80 से भी कम है, तो इसलिए इसको हम माइक्रोसाइटिक कहते हैं। मतलब जब MCV की जो वैल्यू है वो 80 से कम हो जाए, ठीक है, इसको हम माइक्रोसाइटिक कहते हैं या फिर हाइपोक्रोमिक भी कहते हैं। तो इनकी वजह से एनीमिया हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो वजूहात है वो है आयरन डिफिशिएंसी, मतलब आयरन अगर कमी आ जाए आयरन की, उसकी वजह से हो सकता है। थैलेसीमिया की वजह से हो सकता है, या फिर साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ये आगे हम पढ़ेंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा लीड पॉइजनिंग, मतलब कोई भी आप ऐसी चीज़ें ले रहे हो जो कि आप ये ब्लड के डिस्ट्रक्शन कर रही है, ठीक है, तो उसको हम लीड पॉइजनिंग कहते हैं। दूसरा है मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक मतलब जब 100 से उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाए। MCV का जो नॉर्मल वैल्यू है 80 to 100, 80 से कम है तो माइक्रोसाइटिक है। जब 100 से ज़्यादा हो जाए तो फिर होता है मैक्रोसाइटिक, ठीक है, और इसको हम नॉर्मोक्रोमिक कहते हैं या फिर हाइपरक्रोमिक कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेगेलोब्लास्टिक होता है, मतलब मैक्रोसाइटिक की वजह से क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक ड्यू टू विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। मेगेलोब्लास्टिक में क्या होता है कि आपके बॉडी में विटामिन B12 जो है उसकी कमी हो जाती है या फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, ठीक है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया MCV इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्यू टू द मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है वो ज़्यादातर इस वजह से होता है कि आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी आ जाती है या फिर फॉलिक एसिड की कमी आ जाती है। अच्छा जी, मैक्रोसाइटिक विदाउट मेगेलोब्लास्टिक, इसमें क्या होता है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको मेगेलोब्लास्टिक हो या आयरन डिफिशिएंसी हो या विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो, लेकिन फिर भी आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है, ठीक है, मतलब जो आपका मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो किस वजह से हो सकता है, या अल्कोहल एक्सेस की वजह से, कोई बंदा है जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता है, या उसका लीवर जो है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है, या हाइपोथायराइडिज़म है उसको, या फिर जो है उसका जो बोन मैरो है वो सही तरीके से फिल्ट्रेट नहीं हो रहा, बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा, या फिर कोई और बीमारी है, ठीक है। तो इन वजूहात की वजह से उनको मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें मेगेलोब्लास्टिक इन्वॉल्व हो। मेगेलोब्लास्टिक क्या है, B12 की कमी या फिर फॉलिक एसिड की कमी। अच्छा जी, अब आते हैं नॉर्मोसाइटिक या फिर नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मो इसके साथ आया हुआ है, तो नॉर्मो का मतलब हम लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मोसाइटिक क्या होता है कि 80 to 100 आपका वॉल्यूम है। अगर इसमें भी है तो इसमें भी कुछ मतलब बीमारियां हो सकती है, जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया आता है, जिसमें बोन मैरो जो है वो रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स नहीं प्रोड्यूस कर पाता, ठीक है। इसके अलावा हेमोलाइटिक एनीमियाज हो सकते हैं और मेलिग्नेंसी हो सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, मतलब कोई भी आप जो है वो खाना सही नहीं खा रहे, आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, तो उस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की एनीमियाज़ हो सकते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं कि आपके ब्लड सेल्स बार बार टूट रहे। मेलिग्नेंसी मतलब कि
ब्लड कोई कैंसर है जिसकी वजह से रैपिड डिवीज़न हो रही है उस कैंसरस सेल के। इसके अलावा माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। अच्छा, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम क्या है कि इसमें जो बोन मेरो में जो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते, ठीक है, वो हेल्दी सेल्स नहीं बन पाते। तो अगर किसी बंदे को ये सिंड्रोम है, ये बीमारी है, तो उसको भी ज़ाहिर है एनीमिया हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। अब आते हैं कंसिक्वेंसेस पे कि मतलब कौन कौन से मसले हो सकते हैं एनीमिया की वजह से। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में, ब्लड की कमी होगी, ठीक है। और इसके अलावा व्हेन एनीमिया डेवलप स्लोली चाइल्ड एडॉप्ट्स, मतलब बहुत सारे मसले हो सकते हैं, चाइल्ड में स्पेशली बहुत सारे मसले आ सकते हैं और स्लोली जो है बच्चों में डेवलप होते हैं। ये जो सेंटेंस है पीछे ये थोड़ा पता नहीं इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। अच्छा, इसके साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि पेलर स्किन, मतलब स्किन बिल्कुल हम क्या कहते हैं पीली पड़ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल पेल होगी, येलो कलर जिसको हम कहते हैं। टैकीकार्डिया हो सकता है। इसके अलावा हार्ट की जो बीमारी है, ठीक है, एंकल एडिमा, मतलब जो एंकल्स होते हैं जो हमारे हाथ में और पाँव में, ठीक है, वो एडिमा वहाँ पे वो स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। कार्डियक फेलियर हो सकती है, मतलब हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं, या कोलंकिया जिसको हम कहते हैं स्पून शेप्ड नेल्स, ठीक है, मतलब जो नाखून होते हैं वो स्पून शेप बन जाएंगे। ये आयरन डिफिशिएंसी की वजह से होता है। जॉइंटिस हो सकता है जिसको हम हेपेटाइटिस भी कह सकते हैं। और बोन डिफॉर्मिटीज़ मतलब कि आपके बोन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। लेग अल्सर्स, लेग में जो है वो ज़ख़म आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंकल एडेमा आपको बताया हुआ है। और कोलन किया जो है वो भी आपको बताया हुआ है कि नेल जो है वो बिल्कुल स्पून टाइप बन जाते हैं। अच्छा जी, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? फटीग, हेडेक, फेंटनेस मतलब बेहोशी, ठीक है। ब्रीथलेसनेस, आपको जो है वो क्या कहते हैं कि सांस सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। पेल्पिटेशन होता है, पेल्पिटेशन मतलब इतना तेज़ दिल जो है वो धड़कता है कि आपको आपके सीने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से फील होता है, मतलब आप पेल्पेट कर सकते हो अपने हार्ट को, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़कता है, ठीक है, इसको हम पेल्पिटेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं डायग्नोस्टिक एवॉल्वेशन पे, मतलब ऐसा कोई मरीज़ अगर आपके पास आता है तो आप उसका कैसे इलाज करोगे या फिर आप उसकी जो बीमारी है कैसे मालूम करोगे? सबसे पहले आप उसका CBC टेस्ट कराओगे जिसमें डिक्रीज़ RBCs देखोगे कि RBCs का तादाद तो कम नहीं है, या फिर हेमोग्लोबिन या फिर हेमाटोक्रेट जो है उसका जो काउंट है वो कम तो नहीं है। और अदर जो पर्टिकुलर टेस्ट होंगे, मतलब जिस टेस्ट की आपको ज़रूरत होगी एनीमिया के लिए, ठीक है, वो आप करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, मतलब आप उस चीज़ को कैसे ठीक करने की कोशिश करोगे, कैसे उसको इलाज उसका कैसे करोगे। तो ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, इलाज उसका बहुत आसान है कि आप उस कॉज को ख़त्म करोगे जिस चीज़ की वजह से एनीमिया है। फ़र्ज़ करो अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है जिसमें आयरन की कमी की वजह से हो रहा है एनीमिया, ठीक है, तो फिर आप उसके आयरन को पूरा करोगे। या अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा है तो विटामिन B12 उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोगे ताकि उसका जो काउंट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। या कोई और अगर मसला है जिस भी मसले की वजह से, या अगर कोई फ़र्ज़ करो कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, कोई डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है, तो फिर आप उसका डायबिटीज़ ट्रीट करोगे, ठीक है। तो जब वो ठीक हो जाएगा तो एनीमिया जो है उसकी सही हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि एनीमिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये दूसरी बीमारियों की वजह से होता है। मतलब कोई और बीमारी है उसकी वजह से ब्लड में कमी आ जाती है तो एनीमिया आपको होता है, ठीक है, लेकिन अपने आप से ये नहीं होता, ख़ुद से एनीमिया नहीं होता, किसी और बीमारी की वजह से हो सकता है, ये किसी बीमारी की वजह हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये आपको बताया जा रहा है कि आप ऑक्सीजन दोगे, IV फ्लूइड दोगे, ठीक है, या बेड रेस्ट दोगे मरीज़ को, ये होता है आपका थेराप्यूटिक मैनेजमेंट। अच्छा जी, अब आते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पे। आयरन डिफिशिएंसी क्या है? ज़ाहिर है नाम से पता चलता है कि जब आपके डाइट में, आपके फूड में
आयरन जो है वो उसकी कमी आ जाए, ठीक है, उसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है बच्चों में होता है और एडोलेसेंट एट द रिस्क ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ पुअर ईटिंग हैबिट्स, या जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं जिनकी उम्र 7-8 साल होती है, उनमें ये मसला ज़्यादातर आ सकता है क्योंकि वो खाना इतना सही से नहीं खाते या फिर मतलब अच्छी चीज़ें नहीं खाते, ठीक है, तो उनके बॉडी में एनीमिया की कमी आ सकती है और इस सिचुएशन में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है ये फिर ज़्यादातर इन्फेंट्स में या फिर जो एडोलेसेंट्स के बच्चे होते हैं जो 7-8 से 14-15 साल तक होते हैं, उनमें ये मसला आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके वजूहात क्या हो सकते हैं? इंजेक्शन, मतलब आप ऐसा खुराक लेते हो, ऐसा खाना खाते हो जिसमें आयरन की कमी है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन है, मतलब कोई सेलिएक डिज़ीज़ है, कोई ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। सेलिएक डिज़ीज़ जो है ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, अपना इम्यून सिस्टम ख़ुद जो है आपके प्रोटीन्स वगैरह को ख़त्म कर देता है, ठीक है। इंजरीज़ है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, या फिर इडियोपैथिक क्या है कि इसमें ज़्यादातर प्लेटलेट्स की कमी होती है। तो मतलब जब आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है तो फिर आपका ब्लड रुक नहीं पाता, क्लॉट नहीं हो रहा होता, तो इसलिए ब्लड जो है वो ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए एनीमिया हो सकता है। तो इडियोपैथिक का मतलब आप कह सकते हो कि लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फ़ीचर्स, नेल क्रैकिंग हो सकता है, एट्रोपी ऑफ द टंग, मतलब आपके टंग में कोई ना कोई मसला है। एट्रोपी हम कहते हैं कि जिसकी शक्ल चेंज हो जाती है, ठीक है। स्टोमेटाइटिस हम कहते हैं माउथ अल्सर को, या फिर आपके जो है मुंह पे, आपके होंठ पे ज़ख़म आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड स्टोमेटाइटिस, आपने AHN में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, डायग्नोज जब आप इसका करते हैं तो क्या क्या चीज़ें पूछते हैं? हिस्ट्री में आप पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। इसके अलावा डाइटरी इंटेक, मतलब खुराक के बारे में पूछते हैं। सेल्फ मेडिकेशन, कि कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा, एस्पिरिन वगैरह, ठीक है, जो कि ज़्यादातर क्या करता है, एस्पिरिन GIT ब्लीडिंग को ज़्यादा कर देता है। मतलब GIT, अगर आप एस्पिरिन ज़्यादा लेते हैं तो GIT ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन फीसेस, ये आप पूछते हैं कि फीसेस में ब्लड तो नहीं आ रहा, ठीक है। या अगर वोमेन है कोई तो आप उससे पूछेंगे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना ब्लड तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा या बहुत कम तो नहीं आ रहा, ठीक है। ये हम पूछते हैं डायग्नोसिस में। अच्छा जी, इसके अलावा जब आप उसका एग्जामिनेशन करोगे तो क्या देखोगे कि लुक एनीमिया एंड फीचर्स ऑफ आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया के लिए देखोगे और ये देखोगे कि आयरन डिफिशिएंसी है या नहीं है। पिलपेट स्प्लीन एंड लीवर टू फाइंड आउट क्रॉनिक लिवर डिजीज़। इसके अलावा आप एग्जामिनेशन में क्या करोगे, क्योंकि उसका जो स्प्लीन है वो पिलपेट करोगे, देखोगे, और लीवर पिलपेट करोगे कि इसको कोई स्प्लीन की बीमारी या फिर कोई लीवर की बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है और ये बंदा जो है एनीमिया में चला गया। तो स्प्लीन और लीवर जो है एनीमिया में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखने हैं। इसके अलावा रेक्टल एग्जामिनेशन देखना है, मतलब रेक्टल से रेक्टम जो है एनस से कोई ब्लड वगैरह तो नहीं जा रहा ड्यूरिंग फीसेस या डिफिकेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करोगे कि क्या क्या चीज़ें या क्या क्या आप टेस्ट वगैरह करवा सकते हो। ब्लड CP करवा सकते हो, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें जो है मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट है जो आप करते हो। स्टूल और यूरिन का भी आप एग्जामिनेशन करते हो, बोन मेरो का आप करते हो, ठीक है। इनमें से किसी भी मसला हो तो वो आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि मसला किस वजह से है और एनीमिया को आपने किस तरीके से ट्रीट करना है। मैनेजमेंट पे आप आएंगे तो मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, मतलब जिस भी वजह से वो मसला है, ठीक है, तो वो आप ख़त्म करोगे, आपका एनीमिया जो है वो ठीक हो जाएगा। आयरन रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो जिसमें आपको आइब्रेट फोलिक बताया हुआ है कि 500 मिलीग्राम आप दोगे अगर आयरन डिफिशिएंसी है, ठीक है। या फिर सिंगो बयान आप दे सकते हो 250 मिलीग्राम डेली,
मतलब किसी बंदे को अगर आयरन की कमी है, ठीक है, या ब्लड की कमी है, तो उनको आप ये मेडिसिन दे सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आईवी आयरन रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो, मतलब आईवी के ज़रिए भी आप आयरन वगैरह दे सकते हो। इसके दूसरा जो हमारे पास एनीमिया है वो है मेगेलोब्लास्टिक या फिर परनीशियस एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक पे हमने पहले भी बात की, लेकिन यहाँ पे इसका दूसरा नाम आया है परनीशियस एनीमिया। तो मेगेलोब्लास्टिक की जगह अगर परनीशियस एनीमिया आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेगेलोब्लास्टिक आ जाए या परनीशियस एनीमिया आ जाए तो मतलब एक होगा, ठीक है। अब मेगेलोब्लास्टिक में हमने पहले ही बता दिया कि क्या किस वजह से होता है। आपके ब्लड में अगर विटामिन B12 की कमी है या फिर फॉलिक एसिड की कमी है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको ये वाला एनीमिया हो सकता है, जिसको हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं या फिर मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इन ऑटो इम्यून डिजीज़ इन विच द पैराइटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा आर डिस्ट्रॉयड। इसमें क्या होता है कि हमारे स्टमक के सेल्स जो होते हैं, पैराइटल सेल्स, ठीक है, वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एट्रोफीज, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा का जो लेयर है, ठीक है, वो एट्रोफी में चला जाता है, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। सो दैट विटामिन B12 कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। और जब उसका शक्ल चेंज हो जाता है, एट्रोफी हो जाती है, तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ज़ाहिरी बात है आपको एनीमिया होगा। आपके ब्लड में विटामिन B12 नहीं जाएगा। आप अगर डाइट में ले रहे हो और वहाँ पे आपके स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो ब्लड में कमी आएगी विटामिन B12 की। इसलिए इस सिचुएशन को हम कहते हैं मेगेलोब्लास्टिक या फिर परनीशियस एनीमिया। द साइज ऑफ RBC इंक्रीज देन नॉर्मल साइज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि RBC का जो साइज़ होता है, ठीक है, जो तकरीबन 4 माइक्रोमीटर होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसमें विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। इस वजह से उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं सिम्टम्स पे। तो इसके सिम्टम्स में आप क्या क्या चीज़ें फेस करते हो। आपको वीकनेस होगी, आपको जो है सोर टंग, मतलब टंग पे कोई जायका वगैरह नहीं होगा, नमनेस होगी, हम क्या कहते हैं कि सूज गई होगी कोई जगह, ठीक है। टिंगलिंग एंड एक्सट्रीमिटी ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, आपको जो है अपने बोन्स जो है या आपके हाथ पाँव जो है वो बिल्कुल फ़ील नहीं होंगे, ऐसा फ़ील होंगे कि बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, ठीक है। और आपके जो उंगलियां होंगी वो इधर उधर जाएंगी। मतलब आम तौर पर हम पीछे की तरफ अपनी उंगलियां नहीं लेके आ सकते, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप फिर ले आ सकोगे। इतना आपके जो है वो मतलब टिंगलिंग होती है एक्सट्रीमिटीज़ की, आयरन डिफिशिएंसी की वजह से, सॉरी विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। एडीमा ऑफ द लेग्स, मतलब लेग जो है वो सूज जाएंगे, एडीमा हो जाएगी। और ये आपको बताया जा रहा है मोर कॉमन इन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। ये बीमारी जो है अफ्रीका और अमेरिका के वुमेंस में ज़्यादा होती है। अब इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप करोगे। ब्लड CP में आप हीमोग्लोबिन लेवल देखोगे, ठीक है। WBC में भी लो, मतलब वाइट ब्लड सेल जो है वो लो हो सकते हैं, प्लेटलेट लो हो सकते हैं। बोन मेरो जो है वो उसमें मसला हो सकता है, ज़्यादा साइज़ उनकी इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। विटामिन B12 को तो ज़ाहिरी बात है, अगर कोई बीमारी विटामिन B12 की वजह से हो रहा है तो मतलब वही है कि उसके बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है, इसलिए तो बीमारी हो रही है, ठीक है। ट्रीटमेंट पे आएंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करोगे, विटामिन B12 उसको पूरा करोगे, आयरन रिप्लेसमेंट करोगे, ठीक है। ये होता है इसका ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिज़ीज़ है वो है हेमोलाइटिक एनीमिया। अच्छा जी, हेमोलाइटिक एनीमिया क्या है? ये एक हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब ब्लड के डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, उनकी नंबर में इंक्रीज़ आ जाता है। शॉर्टनिंग ऑफ रेड ब्लड सेल सर्वाइवल स्टिमुलेट्स बोन मेरो। इसमें क्या होता है कि नंबर तो उनका इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी जल्दी फिर सेल डेथ हो जाती है, मतलब जल्दी जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं वो सेल्स, ठीक है। इन सेल प्रोडक्शन मैनिफेस्ट, इसलिए जो है बोन मेरो पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और
एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होती है इसमें, मतलब आपका जो एरिथ्रोसाइट्स है, आपके जो रेड ब्लड सेल्स है, उनकी शेप में चेंज हो जाता है, उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो सिंपल आप ये कह सकते हो कि रेड ब्लड सेल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ख़राब होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, या फिर उनका जो है डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल लॉस इज़ मोर देन बोन मेरो कैपेसिटी, एनीमिया मैनिफेस्ट। मतलब अगर बोन मेरो में सेल्स प्रोड्यूस कम होते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूस होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन उनकी हो जाती है, तो ज़ाहिरी बात है ब्लड की कमी होगी। तो जब ब्लड की कमी आती है ऐसे सिचुएशन में, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया। सिंपल आप कह सकते हो कि जब ब्लड की डिस्ट्रक्शन होती है रेड बोन मेरो के कैपेसिटी से ज़्यादा, जितने प्रोड्यूस होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ब्लड की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इसको हम हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आप सिंपल ये कह सकते हो कि इसमें म्यूटेशन आ जाती है, जो ब्लड सेल्स है हमारे, इसमें म्यूटेशन आ जाती है, और ये हेरिडिटी डिजीज़ है। हेरिडिटी मतलब ये कि ये हमें अपने माँ बाप से या हमारी फैमिली से मिलती है। ये आमतौर पर ऐसे मतलब बंदे में नहीं पाई जाती। अगर आपके फैमिली में ना हो तो बहुत रेयर है कि एक बंदे में ख़ुद से ये बीमारी हो जाए। और इसमें क्या होता है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स का शेप है वो बिल्कुल मतलब ऐसा होता है कि ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो आमतौर पर हमारा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि या तो ओवल शेप बन जाता है, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, या फिर सिकल आपको बताया जा रहा है कि सी टाइप बन जाएगा, या फिर स्पेरिकल बन जाएगा जिसको हम गोल कहते हैं। ठीक है, या सी शेप, ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि सी शेप बन जाता है। तो जब रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो एबनॉर्मल हो जाए, उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स होता है उससे बिल्कुल डेविएट हो जाए। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में आपको ये बताया जा रहा है, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है, कि हीमोग्लोबिन बीटा जीन, जिसको हम HBB कहते हैं, या आम ज़बान में हम इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसका काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक है, तो ये एक प्रोटीन है, इसको आप दूसरा नाम बीटा ग्लोबिन भी कह सकते हो। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, और इसका जो मतलब जो इसकी शेप है, ठीक है, वो 146 अमाइनो एसिड्स मिल के बनाते हैं, मतलब 146 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन का जो है स्ट्रक्चर बनाता है, और इसका जो वेट है वो हम बहुत छोटे छोटे मतलब यूनिट्स में लेते हैं, 15,867 डाल्टन्स। ये बहुत छोटा यूनिट है, आपको फील भी नहीं होगा, लेकिन एक यूनिट है। ठीक है, तो इतना इसका वेट है। 146 अमाइनो एसिड्स मिलके एक हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और इसका काम क्या है, ऑक्सीजन लेके जाना। ठीक है, HBB इज़ फाउंड इन पार्ट 15.5 ऑफ द क्रोमोसोम 11। हीमोग्लोबिन आपके कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम 11। आपको पता होगा कि इंसान की बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो जो 11 नंबर क्रोमोसोम है उस पे आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वगैरह पाया जाता है। अच्छा जी, सिकल सेल एनीमिया में आप कौन से मेडिकेशंस यूज़ करते हो, ट्रीटमेंट क्या देते हो? हाइड्रोक्सीयूरिया ट्रीटमेंट आप देते हो। इट्स अ केमिकल कंपाउंड दैट इज़ यूज एज मेडिकेशन। मतलब ये एक क्या है कि एक मेडिकेशन है जो आप देते हो फॉर सिकल सेल डिजीज़, कम इन कैप्सूल फॉर्म एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेड वंस अ डे। ये कैप्सूल फॉर्म में आता है और दिन में आप एक मरतबा ये देते हो मरीज़ को। ठीक है, अच्छा जी, एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हो जिसमें पेनिसिलिन वगैरह आते हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। बोन मेरो में आप क्या करते हो, क्या ट्रांसप्लांट करते हो बोन मेरो का। अच्छा जी, जो इसके अलावा नेक्स्ट डिज़ीज़ है वो है एप्लास्टिक एनीमिया। अच्छा जी, एप्लास्टिक एनीमिया इज़ अ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम इन विच प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, WBCs एंड प्लेटलेट्स हैज़ फेल्ड। ये एक बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन है, मतलब ख़तरनाक बीमारी है जिसमें आपके
रेड ब्लड सेल्स आपके वाइट ब्लड सेल्स एंड आपके प्लेटलेट्स नहीं बन पाते, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। रेड बोन मेरो आपका काम छोड़ देता है, ठीक है, और उसकी वजह से आपके ये सेल्स नहीं बन पाते। ऐसे सिचुएशन को या इस बीमारी को हम कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ये किसी भी जेंडर मतलब मेल फीमेल बोथ में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पैंसीसाइटोपिनिया होता है। पैंसीसाइटोपिनिया मतलब कि आपका जो रेड ब्लड सेल का जो नॉर्मल वैल्यू है या वाइट ब्लड सेल का है या प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कम होंगे सेल्स, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो रेड ब्लड सेल क्या है 5.5, ठीक है, तो उसमें या तो 4 होंगे या 4.5 होंगे या 3 होंगे, कम होंगे, ठीक है। इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स के और रेड प्लेटलेट्स के भी कम होंगे। और हाइपोसेलुलर बोन मेरो होगा। हाइपोसेलुलर बोन मेरो मतलब कि आपके बोन मेरो में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो ये सेल्स प्रोड्यूस कर सके, आपके आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, हाइपोसेलुलर में चला जाएगा। अच्छा जी, इसकी एटोलॉजी मतलब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट केसेस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया आर इडियोपैथिक एंड देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू सब्सटेंसेस नोन टू बी कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द डिजीज़। तो इसमें क्या होता है कि इसके ज़्यादातर कॉज हमें नहीं पता होता। इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक का मतलब जिसके कॉज मतलब ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो, जिसका नहीं पता हो किसी को कि किस वजह से होता है, ठीक है। तो हमें जो है वो चीज़ें नहीं पता, इसका काज हमें मुकम्मल नहीं पता। लेकिन जो चीज़ें पता है उसमें एक आता है एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब आपके बॉडी पे ऐसे रेडिएशंस पड़ते हैं, ऐसे रेज पड़ते हैं, ठीक है, जो कि आयोनाइजिंग होते हैं, जो सेल्स को आयोनाइज करते हैं, मतलब उस पर चार्ज लेके आते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो जब वो रेज आपके बॉडीज़ में एंटर हो जाते हैं वो आपके सेल्स के साथ रिएक्शन कर जाते हैं एंड व्हेन दे रिएक्ट तो फिर क्या करते हैं कि आपके सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। होल बॉडी रेडिएशन ऑफ 300 to 500 रॉड्स कैन कम्प्लीटली वाइप आउट द बोन मेरो। अगर आपके बॉडी में इतने रेडिएशंस पड़ते हैं 300 to 500 रेड्स के रेडिएशंस अगर पड़ते हैं तो आपके तकरीबन पूरे के पूरे कम्प्लीटली बोन मेरो ये वाइप आउट कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इतनी ख़तरनाक चीज़ें ये रेज। तो अगर ऐसा कुछ है तो ज़ाहिरी बात है जब आपका बोन मेरो नहीं रहेगा तो आपके ब्लड सेल्स भी नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा अगर केमिकल एजेंट्स इंक्लूडिंग केमिकल एजेंट्स विद बेंजीन रिंग जो है सेक्स कॉर्नर्स वाला एक रिंग होता है, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अगर कोई केमिकल एजेंट है जिसमें वो रिंग हो, ठीक है, मतलब उसके स्ट्रक्चर में वो रिंग आ रहा हो, या कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स या एंड सर्टन इंसेक्टिसाइड्स या फिर कुछ जो है केमिकल्स आपके बॉडी में किसी न किसी तरीके से एंटर हो जाते हैं, या फिर जो है आप क्या करते हो कि इंसेक्टिसाइड्स जो हशरात को कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अगर वो आपके बॉडी के साथ इंटरेक्शन में आ जाती है तो आपके जो है इन सेल्स में कमी आ जाती है और ये उस एप्लास्टिक एनीमिया की एक कॉज हो सकती है। ड्रग्स में आपका आता है रिएक्शन टू सम कॉमनली यूज्ड ड्रग्स सच एज क्लोरेम्फेनिकोल और क्वानेक्राइन जो है, ये ड्रग्स है, पता नहीं कौन से ड्रग्स है, लेकिन ये अगर आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो तो ये भी एक कॉज हो सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होती हैं, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें मोनोन्यूक्लियोसिस या हेपेटाइटिस वगैरह, ट्यूबरकुलोसिस या एप्लास्टिक एनीमिया, ऐसे मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस आपको एप्लास्टिक एनीमिया की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने बयान की है पैराक्सिसोमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया, ठीक है। ये क्या है? दिस इज़ अ स्टेम सेल डिजीज़ इन विच द मेम्ब्रेन ऑफ RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स हैव एन एबनॉर्मली मेकिंग देम ससेप्टेबल टू कम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस। इसमें जो रेड ब्लड सेल का, वाइट ब्लड सेल का और प्लेटलेट्स का जो मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, वो
एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये ससेप्टेबल बन जाते हैं। ससेप्टेबल मतलब क्या, इस पे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आ सकती हैं, ख़तरा हो सकता है, इसको बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो जब इनका मेम्ब्रेन ख़राब हो जाता है तो ये भी आपको प्लास्टिक एनीमिया की तरफ लेके जा सकते हैं, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं पैराक्सिसोमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है। अच्छा जी, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन एक कॉज प्रेगनेंसी भी हो सकती है। इसके अलावा अदर डिजीज़ में पर ल्यूकीमिया आ सकता है। पर ल्यूकीमिया भी एक वाइट ब्लड सेल्स की डिज़ीज़ है। प्री ल्यूकीमिया मतलब इमैच्योर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से भी प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अच्छा जी, ये थे एरिथ्रोसाइट्स, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर थे। आगे है वाइट ब्लड सेल के डिसऑर्डर्स। तो अब बढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल के डिसऑर्डर की तरफ। जी, वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स है, लेकिन ऐसा करते हैं कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, 35 मिनट तक पहुंच चुकी है। सो द नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। एंड अभी तक हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा है, तो आई थिंक इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।